देखिए एक बार फिर आपका स्वागत है साइंस स्टडी बाय संजीव सर में। देखिए आज आपका टॉपिक है डीएनए। जो आपके डीएनए हमारे लाइफ से रिलेटेड है, पूरे जीवन से आपके डीएनए है जो आपके कंपटीशन एग्जाम से लेकर और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपका क्लास 10th में इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में सबसे इंपॉर्टेंट आपका एक टॉपिक है, क्लास 10th में है, क्लास 12th में है और अदर एग्जाम में जैसे आपका रेलवे यूपीपी या जितना भी एग्जाम देने गए, ठीक है, टीचर से लेकर हर एग्जाम में आपका डीएनए पूछता है। देखिए डीएनए हमारे लाइफ से जुड़ा है। अब क्या है इसमें, देखिए आपको बताएंगे कि डीएनए सबसे पहले अगर बात करा जाएगा कि डीएनए का, तो सबसे पहले इसका अवलोकन सबसे पहले अवलोकन एक साइंटिस्ट का नाम आएगा जिसका नाम है कार्लसवर्ग। सबसे पहले अवलोकन कार्लसवर्ग ने किया था, ठीक है। सबसे पहले अवलोकन कार्लसवर्ग ने किया था, डीएनए को देखा था, लेकिन देखने के बाद क्या किया, कुछ किए नहीं। तो मान लीजिए देख लिए और उसको छोड़ दिए तो नाम तो आया, लेकिन इनके नाम पे खोज नहीं है कि इन्होंने खोज किया। फिर दूसरा आपका यहां बनता है कि डीएनए का खोज, तो खोज की बात करा जाएगा तो खोज आपका हो जाएगा सन 1869 में। सन 1869 में एक जर्मन वैज्ञानिक थे, जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिस्चर ने किया। फ्रेडरिक मिस्चर 1869 में। और फिर जस्ट आप आएंगे तो फिर एक और आएगा कि देखिए डीएनए जो हमारे शरीर में होता है द्विकुंडली होता है। देखिए दोहरी कुंडली बनी है, डबल रस्सी के आकार की बनी है। एक द्विकुंडली होता है, दोहरी संरचना होती है। जो क्या होता है कि दोहरी संरचना। अभी द्विकुंडलीय संरचना का खोज किसने किया, ये ऑप्शन आता है क्वेश्चन। मान लीजिए पूछ दिया कि डीएनए के डबल हेलिक संरचना का खोज किसने किया, तो देखिए द्विकुंडली संरचना का खोज, द्विकुंडली इसे डबल हेलिक कहते हैं, ठीक है। ये डबल हेलिक जो आपका बना है दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, डीएनए का चित्र है। अब इसमें कुछ और पॉइंट है जो आपको बताएंगे, सो जो लिखेंगे तो मालूम चल जाएगा कि जो द्विकुंडली है इसके खोज है वाटसन, एक वैज्ञानिक है वाटसन एवं क्रिक है जो द्विकुंडली क्रिक, दो वैज्ञानिक। ये तीनों देखिए आपका क्वेश्चन बनेगा यहां से कि सबसे पहले डीएनए का अवलोकन किसने किया था, तो आपका हो जाएगा कार्लसवर्ग। 1869 में जर्मन वैज्ञानिक मिस्चर ने इसका खोज किया, मतलब इसको देखा। और फिर द्विकुंडलीय संरचना बनाया किसने, तो वाटसन और क्रिक ने। 3 क्वेश्चन यहां से आपको मिला। उसके बाद से आप देखिए इसको केंद्रक का अम्ल कहते हैं। केंद्रक का अम्ल या न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल। अब इसका कारण है कहते हैं। अब कहने का कारण है क्यों कहते हैं, मान लीजिए केंद्रक आप लोग पढ़ेंगे। केंद्रक कहा किसे कहा, किसी भी चीज का, मतलब जो हम आपका पदार्थ एक वीडियो में आप देखिएगा, मेरा वीडियो है उसमें पदार्थ पढ़ाए हैं। तो पदार्थ में है कि जो पदार्थ का निर्माण परमाणुओं से हुआ है, तो परमाणु में न्यूक्लियस होता है, उसका केंद्र होता है न्यूक्लियस में, नाभिक। उसी तरह हमारी जो कोशिका होती है वो कोशिका में केंद्र होते हैं, और केंद्र में होता है कि क्या है, देखिए एक कोशिका है और कोशिका और कोशिका के जस्ट मध्य में क्या है, केंद्र है, इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ऐसी न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, डीएनए। एक डीएनए पाया जाता है, देख लीजिए इसी न्यूक्लियस में। और मनुष्य का शरीर जो होता है ना, अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से बना है, और उस कोशिकाओं में डीएनए, हर कोशिका में डीएनए होगा, ये जान लीजिए। हाँ, डीएनए हमारे कोशिका को छोड़कर हमारे मस्तिष्क में नहीं होता है। अगर डीएनए हमारे मस्तिष्क में होता तो ये सोच लीजिए ना कि एक छोटा बच्चा, अगर मान लीजिए किसी का लड़का होता है और उसका पिता डॉक्टर है, तो एक छोटा बच्चा जब पैदा होगा तो तुरंत इंजेक्शन लगाना स्टार्ट कर देगा। 2 साल का हुआ इंजेक्शन लगाना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके पिता डॉक्टर हैं। तो जब डॉक्टर है तो एक छोटा बच्चा पैदा हुआ तो वो भी तो डॉक्टर का गुण लेकर पैदा होगा, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो जिसका एक पिता अगर कोई चीज कर रहा, जैसे टीचर का लड़का है, तो पता चले कि 3 साल 4 साल क्लास का वक्त पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ये चीजें हैं जो आपके डीएनए में नहीं है। हाँ, डीएनए में आपके क्या गुण आते हैं जो अभी बताएंगे। अब देखिए ये आपका कोशिका है, और कोशिका को एक और चीज यहां बता दें आपको, सेलुला कहा जाता है। सेलुला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। कोशिका को सेलुला कहा जाता है, सेलुला से सेल्स शब्द बना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे
अब इसमें क्या है, तो देखिए एक अब ये इतना जब हो गया तो उसके बाद से कोशिका से एक भाग को निकाल दिया गया। और देखिए इस जो आपका फिगर सामने दिखाई दे रहा है, एक गुणसूत्र है, गुणसूत्र जिसे आप कहते हैं क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जब हमने क्या किया कि कोशिका से थोड़ा सा निकाल कर उसको क्या कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया। कोशिका को जब बड़ा किए तो एक आकार की संरचना प्राप्त हुई जिसे क्रोमोसोम कहते हैं। एक क्रोमोसोम गुणसूत्र कितने होते हैं, 23 जोड़ा। एक मनुष्य में कितने होते हैं, एक कोशिका 23 जोड़ा, और 23 जोड़ा मतलब 46 गुणसूत्र। कितने हो गए, 46 गुणसूत्र आपका 23 जोड़ा। अब क्या हुआ कि देखिए अब इतना जब हो गया क्रोमोसोम की हुई, तो कुछ समय पश्चात, ठीक है, जब 23 और 46 हो गए तो कुछ समय पश्चात एक वैज्ञानिक आए, ठीक है, और उसने वैज्ञानिक ने सोचा क्यों नहीं इसको हम क्या कर दे, थोड़ा सा इसको हम खींच दे क्रोमोसोम को। देखिए ऐसे ऐसे हुआ, ठीक है, खींच दिया, स्प्रिंग जैसे आकार की संरचना बन गई। तो जब क्रोमोसोम को खींचेंगे ना, गुणसूत्र को खींचेंगे तो क्या बनेगा, डीएनए। देखिए पहले डीएनए बन, जब गुणसूत्र को खींच दिए तो पहले बार में क्या बन गया, डीएनए। अब देखिए ना एक वैज्ञानिक आया, जब उसने क्या किया कि मान लीजिए इतना खींच दिया गया, सोचो कि तनी और हम क्या करें, बढ़ा दें, तो उसको क्या किया, आगे बढ़ा दी। तो जब आगे बढ़ाया तो देखिए ऐसी संरचना जो आपको बोर्ड पे बनाया गया है, तो ऐसी संरचना प्राप्त हुई जिसे क्या, अभी देखिए संरचना, इसी को क्या कहते हैं, हम जीन कहते हैं, जीन कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, जीन, ठीक है। इसमें देखिएगा न्यूक्लियोटाइड के अणु होते हैं, ये जुड़े होते हैं, इसी को क्या कहते हैं, जीन। और इसी जीन के खोज करता है जोहान्स वर्ग, जोहान्स वर्ग, ये जीन की खोज करता है जोहान्स वर्ग, ठीक है। जो जीन की खोज करता कौन है, जोहान्स वर्ग। डीएनए आपका ये तो ऊपर लिखवा दिए हैं, आप यहां समझ में आए, जीन से, जीन की खोज करता कौन है, जोहान्स वर्ग। डीएनए को थोड़ा सा खींच दिए, मतलब उसको खोज दिए, खोजे मतलब उसको क्या किए, जो दिए, तो किसने, जोहान्स वर्ग ने। किसमें, जब गुणसूत्र को खींचेंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो डीएनए, डीएनए को और थोड़ा सा खींच देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, जीन प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए डीएनए के आपके इतना हो गया, तो अब डीएनए के भाग कौन कौन से, ठीक है। सबसे इससे पहले थोड़ा सा ये जान लीजिए कि जो डीएनए होता है ये क्या होता है, तो ये अनुवांशिक का वाहक होता है। इसको देखिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। देखिए इसके बाद क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा जगह की कमी होने के कारण देखिए यहाँ पे कि ये डीएनए जो होता है वाहक होता है, अनुवांशिक गुणों का वाहक, अनुवांशिक का वाहक, ये अनुवांशिक गुणों का वाहक है। कौन है, वाहक है, मतलब लाता है। जैसे मान लीजिए कि अगर एक बच्चा गर्भ की अवस्था में है, जब अपने माँ के पेट में है, तो उसको कौन बताएगा कि एक बच्चे में 2 आंख होना चाहिए, पैर होना चाहिए, ऐसे पैर है इसके, ऐसे आंखें, 5 उंगलियां होनी चाहिए, एक हाथ में 5 उंगली, एक हाथ में 5 उंगली, ऐसे कौन, डीएनए ही इंडिकेट करता है, डीएनए ही बताता है कि एक बच्चे में इतनी चीजें होनी चाहिए जो उसकी माँ से मिलता है। हमारे जो जाति है, जो मनुष्य जाति है, उससे मिलता है कि हमारे पास 2 आंख, ठीक है, 2 हाथ 2 पैर। हाँ, अगर यही डीएनए की क्या हो गया, अगर हमारे शरीर में डीएनए के प्रोटीन की मात्रा इधर उधर हुई तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड की जब मात्रा इधर उधर हुई तो क्या हो जाएगा, हमारा डीएनए खराब हो जाएगा। मतलब किसी का 4 उंगली हो जाता है, किसी का 5 उंगली, या तो बढ़ जाएगा तो घट जाएगा, ये दिक्कत। तो ये अनुवांशिक गुणों का वाहक, जैसे क्या होता है, इसे जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन कहते हैं। डीएनए का जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कार्य करता है, अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है डीएनए। अब मनुष्य के, इसीलिए जब बेटा जब किसमें होता है, गर्भ में होता है, तो क्या किया जाता है उसको, वो जान उसके अपने आप जब क्या होता है, जब उसका विकास होता है धीरे धीरे, जब जाइगोट बनता है, जाइगोट से क्या बनेगा, उसका मस्तिष्क बनेगा, क्योंकि व्यक्ति के विकास में सबसे पहले मस्तिष्क का निर्माण होता है। तो जब मस्तिष्क बनेगा तो उसके मस्तिष्क में क्या क्या होने चाहिए, क्या निर्धारित करेगा, डीएनए। डीएनए ये अहम अंग है हमारे शरीर के भाग। अब देखिए डीएनए के पार्ट, डीएनए में क्या क्या होते हैं, तो देखिए डीएनए में पार्ट आपके पास 3 होते हैं। सबसे पहले आपका हो जाएगा पहला शुगर, ठीक है, जैसे शर्करा। दूसरा हो जाएगा नाइट्रोजन बेस, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा आपका फास्फेट, नाइट्रोजन बेस और फास्फेट। ये देखिए अब आपका देखिए शुगर बेस में नाइट्रोजन बेस और फास्फेट। शुगर में क्या होता है कि डीऑक्सी होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये आपका शुगर में। नाइट्रोजन बेस, अब देखिए ये बचा नाइट्रोजन बेस और एक फास्फेट। तो डीएनए में 3 चीज पाया जाता है, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फेट पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एक
जो आपका डीएनए है, जो नाइट्रोजन बेस है, उस नाइट्रोजन बेस में दो चीजें होती है। एक आपका यहां पर देखिए प्यूरिन हो जाएगा, प्यूरिन, एक होता है पायरेडेमिन, पायरेडेमिन, दो चीजें बस इसमें पाया जाएगा आपके नाइट्रोजन बेस में, प्यूरिन और पायरेडेमिन पाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्यूरिन में दो भाग होते हैं, एक ए जी और टी सी। प्यूरिन में दो भाग है, ए जी टी और सी। प्यूरिन का जो छोटा है उसमें एजी होता है, और पायरेडेमिन क्या है, थोड़ा सा बड़ा है तो उसमें क्या होता है, टीसी होता है। ठीक है, अब देखिए जो ए और टी है इसमें डबल बाड होता है, और जो जी और सी है उसमें ट्रिपल बाड होता है। ये कौन सा बाड होता है, हाइड्रोजन बंद होता है, हाइड्रोजन बंद होता है, ये दोनों जुड़े रहते हैं। ए जुड़ा रहेगा टी से और जी जुड़ा रहेगा किससे, सी से। देखिए जो आप यहाँ पे हम बना रहे हैं, यहाँ पे ए टी जी, क्या पे सी, फिर ए टी जी कैसे जुड़ा रहेगा, सी से, फिर यहीं पे ऐसे करते हुए नीचे चलेंगे, ए टी जी सी, ए टी और जी और सी। ठीक है, ए टी है, जी और सी है, ये है। अब क्या है कि ए को क्या कहते हैं, एडिनिन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से आपका क्या है, ए के बाद जी है ना, जी को कहते हैं ग्वानिन। उसके बाद से टी को कहते हैं थाइमिन, थाइमिन, और सी को क्या कहेंगे, साइटोसिन, साइटोसिन। ये चार होते हैं, एडेनिन, ग्वामिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन। ये देखिए ना, यहाँ पे हाइड्रोजन बंध से जुड़ा है। यहाँ पे देखिए ये दोनों डीएनए की जो संरचना है, इसकी दूरी यहाँ पे देखिए, ये दोनों के बीच की दूरी ये 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है, और इसको कहते हैं जो बीच वाला यहाँ पे जहां पे पॉइंट दोनों आके जुड़े हैं, इसे कहते हैं हम क्रोमोटीन, क्रोमोटीन। ठीक है, और जो ये संरचना है इसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब देखिए डीएनए का इतना ही है, इसके अलावा कुछ है नहीं। डीएनए से जो आपके पूरे पेपर में कहीं भी चले जाएंगे ना, 9, 10, 11, 12 पूरे पेपर में, इससे अब अधिक आएगा नहीं। तो एक बार आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, और उसके बाद आगे आने वाले अपने क्लास में मैं आरएनए के बारे में बताऊंगा। आज इतना ही बस इसके बाद थैंक यू। हो गया, कब मिनट